कि हम स्टार्ट करने लगे पल्मोनोलॉजी सिस्टम। इसमें पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर एक बंदा है उसको फ़ीवर है और ड्राई कफ़ है तो जो जो डिफरेंशियल हमारे दिमाग में आ सकते हैं वो बता देता है। हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हो, लाइक फ्लू हो, कोविड-19 हो, नमूनिया भी हो सकता है, वायरल नमूनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, लेकिन वो क्रोनिक कफ जब हो तब होगा। टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस बहुत कॉमन है, ठीक है। या अगर वो पेशेंट कोई दवाई ले रहा हो लाइक एस इनहिबिटर, उससे भी कभी कभी ड्राई कफ होती है। और या पेशेंट को ARDS हो। सिंपल डायग्नोस्टिक वर्कअप यहाँ पे लिखा भी है। CBC कराओ, ब्लड कल्चर CRP कराओ, ESR, जिससे पता लगेगा कि एक्यूट है या क्रोनिक है, ठीक है। और ये सारे मेन आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट ये है कि बेसिकली पहले तो है रेस्ट वगैरह दो, का प्रॉपर हाइड्रेशन दो उस पेशेंट को। हनी भी यूज़ कर सकते हो, स्टीम उसको कहो कि मतलब ले, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में डिफरेंट हमारे पास आ जाता है, जिसमें एक आ जाता है ऑगमेंटिन, जो कि है टेबलेट को एमोक्सिक्लेव 625 मिलीग्राम या 1 ग्राम तक डोज तक भी आप ले जा सकते हो। 3 टाइम लेनी है TDS, ठीक है। और अगर ये ना हो तो टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, 500 mg एजोमैक्स के नाम से आ जाते हैं, या लीफ्लॉक्स भी, जब ये दोनों की रेजिस्टेंस हो गई है एजिथ्रोमाइसिन वगैरह की, तो वो भी दे सकते हो 500 mg OD में। और कफ सप्रेशन दे सकते हो लाइक सिरप हाइड्रोलिन 2 टेबल स्पून, ठीक है। 10 ml तक TDS में सिरप IV लीफ दे सकते हो, जो कि हमारे पास आती है कोफर्ब के नाम से। टेबलेट लेरोटिडिन दे सकते हो 10 mg सॉफ्टिन, अगर पेशेंट को मतलब कफ हो रही हो, राइनोरिया हो रहा हो, उस कंडीशन में हम दे सकते हो। या रिजिक्स भी दे सकते हो 10 mg सिट्रेजिन। और फीवर के लिए अगेन पेनाडोल ले दो, एक भी दे सकते हो ट्रिपल टाइम। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो 2 टेबलेट भी 3 टाइम दे सकते हो। अगर है पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ ये है कि उसमें स्पूटम वगैरह आ रहा है, तो ये मोस्टली बैक्टीरियल कंडीशन में होता है, लाइक नमोनियाज में हो सकता है, परटूसिस में हो सकता है जिसमें वूपिंग कफ होता है, ब्रोंकाइटिस में हो सकता है, ठीक है, COPD में हो सकता है, एस्थमा में हो जाता है, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। हमेशा याद रखो, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हमेशा रात टाइम मोस्टली कफ इंक्रीज होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक वर्कशॉप इसका भी उसी तरह ही है, सेम ही है, ठीक है। और जो इसकी मैनेजमेंट है तो ये भी अगेन उसी तरह है जिस तरह हम ड्राई कफ के लिए करते हैं। जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लिखी है ना, इसमें यह है कि अगर एक काम नहीं कर रही, क्योंकि कोएमोक्सिक्लेव की आजकल रेजिस्टेंस हो सकती है, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन ट्राई करो क्लेरिसिट के नाम से। वो भी नहीं तो एजोमैक्स, अगर एजोमैक्स भी नहीं तो लीफ्लॉक्साफिन है। और अगर वो भी नहीं करे तो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन पे आप जा सकते हो 400 mg एमसीफिक्सैम में। अच्छा, आगे अगर हम बातें हैं तो हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, जो कि बहुत कॉमन है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की जो सबसे जो कॉमन कॉज होते हैं, पहले तो इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो इसके कॉमन काज है ना होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया हो सकता है और क्लेप्शिला है। ये सबसे कॉमन कॉजेज़ है, ठीक है। इसकी जो अगेन वही है, फीवर है, चिल्फ है, कफ होगा, स्पूटम होगा, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास चेरी रेड स्पूटम होता है ना, तो वो हमारे पास जेली लाइक स्पूटम जो होता है ना, वो हमारे पास क्लेप्शिला नमूनिया में मिलता है हमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्पनिया होगा, आर्थ्रल्जिया होगा, ठीक है। तो अच्छा, क्लिनिकल फीचर जो आपको एग्जामिनेशन पे मिलेंगे, तो आपके पास क्रैकल साउंड आपको मिलेगी, मोस्टली बेसिस पे सुनाई देगी अगर लंग्स को आप ऑस्कल्टेट करो। अच्छा, ब्रेथ साउंड जो होता है वो डिक्रीज़ मिलेंगे आपको पास। टेक्टाइल फॉर्मेटस जो होता है वो मिलेगा, ठीक है। डलनेस होगी, ठीक है, परकशन के ऊपर। और जब पेशेंट कफ करेगा तो वो पेशेंट ये कहेगा कि यार ये मेरी जो पुख्तियाँ हैं, मतलब जो रिब्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। और बच्चों में कभी कभी नमूनिया के सिम्टम इस तरह होता है कि उनका पेन रेडिएट करता है टुवर्ड द एपिगैस्ट्रिक रीजन और ये पे। अच्छा, हो गई टिपिकल नमूनिया केसेस। अगर एटिपिकल नमूनिया मतलब मोस्टली वायरल नमूनिया है, तो उसमें जो होता है पेशेंट को होता है जो फीवर होता है वो मतलब हाई ग्रेड नहीं होता। बैक्टीरियल नमूनिया में हाई ग्रेड है, ठीक है। वायरल नमूनिया में लो ग्रेड फीवर होगा। दूसरी बात है कि बैक्टीरियल नमूनिया में कफ एब्सेंट होती है, जबकि वायरल नमूनिया में कफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। बाकी तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन इसमें राइनोरिया वगैरह भी होता है वायरल नमूनिया में, उसमें नहीं होता। और वायरल नमूनिया में कंजक्टिवाइटिस वगैरह भी हो सकता है, और पेशेंट को डायरिया भी होता है कभी कभी, और बैक्टीरियल में नहीं होता। प्लस ये मेन चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। डायग्नोसिस में ये चेस्ट एक्सरे कराओ,
ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो डायग्नोस्टिक वर्कशॉप है, इसमें मतलब हम बात कर लेते हैं तो नमूने की 3 बेसिक टाइप है जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने। तो इसकी में आ जाते हैं लोबार नमूने, जो कि एक लोब को इफेक्ट करेगा आपको, मतलब लोअर लोब में आपके पास कंसोलिडेशन चेस्ट एक्सरे पाएगी। ब्रोंको नमूने ये होती है कि पैचेज आएंगे आपके पास, लंग्स में डिफरेंट पैचेज नज़र आएंगे। और एटिपिकल तो वायरल नमूना होगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है तो ये है कर्व 65 स्कोर। ये हम तब करते हैं कि हम इसके एक स्कोर होता है टोटल, जिसमें आपके पास कर्व है, सी है फॉर कन्फ्यूजन। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, डिसोरिएंटेड है, ठीक है, तो 1 स्कोर हम देंगे। अगर सीरम यूरिया उसका ग्रेटर है 7 से तो 1 स्कोर अगेन देंगे। अगर रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर 30 है या 30 के इक्वल है तो 1 स्कोर हम अगेन देंगे। ब्लड प्रेशर अगर कम है 90 से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम है 60 से तो 1 स्कोर देंगे। और अगर एज ग्रेटर है 65 तो 1 स्कोर देंगे। टोटल स्कोर होता है इसके जो है 5। अगर स्कोर आ रहा है 0 to 1 के दरमियान तो हम उसको ट्रीट करेंगे घर में ही बैठ के। ठीक है, अगर स्कोर आ रहा है ग्रेटर देन 2 तो हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। अगर कर 65 स्कोर आ रहा है 3 या ग्रेटर देन 3 या 3 to 5 के दरमियान तो हम उसको ICU में भेज देंगे और उसकी ट्रीटमेंट वहीं पे होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। अच्छा, फिर ICU एडमिशन का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबॉर्ट्री टेस्ट क्या करा सकते हो आप, CBC कराओ, ल्यूकोसाइटोसिस आएगी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स राइज हुए होंगे, मतलब क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो उसमें CRP ESR ज़्यादा होगा। ठीक है, ABGs आपको कम लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, और इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी ज़्यादा हुए होंगे, मतलब ये। ठीक है, और ये हो गई एंटीबायोटिक। क्या हम थेरेपी कर सकते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने के लिए? तो इफ़ पेशेंट का लो सिविरिटी है, मतलब उसका कर्व 65 है 0 to 1 के दरमियान, ठीक है, जो कि हम घर में ही बैठे ठीक कर सकते हैं, तो इसको एमोक्सिसिलिन दे दो 500 mg 3 टाइम TDS। इफ़ अगर उसको एलर्जी है पेनिसिलिन से तो डॉक्सीसाइक्लिन दे दो 200 mg BD में, या एजिथ्रोमाइसिन दे दो 500 mg। मॉडरेट है सेवेरिटी, मतलब कर्व 65 स्कोर 2 है तो हॉस्पिटल ज़रूरी है, तो इसमें IV भी दे सकते हो, ओरल भी दे सकते हो, अगेन एमोक्सिसिलिन। अगर एलर्जिक है पेनिसिलिन से तो अगेन मोक्सीफ्लॉक्सासिन या लियोफ्लॉक्सासिन 500 mg दे सकते हो। इफ़ अगर सीवियर है तो ICU है और उसको हम आगे डिस्कस करें। ट्रीटमेंट डेज जो है वो 5 to 7 डेज हैं। अच्छा, ये देखिए आप, ये आप लोबार नमूनिया देख रहे हैं, एक लोब अपर लोब इसका सारा इफेक्ट हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है। अब ये अगेन राइट अपर लोब नमूनिया है। ठीक है, और ये राइट अपर लोब नमूनिया का चेस्ट एक्सरे। अच्छा, ट्रीटमेंट अगेन हम अगर पेशेंट है और उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब एक ऐसा पेशेंट है आप देख रहे हो कि वो आपके पास आ रहा है और उसको कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं हुई, पास में उसने कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किए, ठीक है, तो आप अगेन सिंपल पेनिसिलिन से स्टार्ट कर लो। कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 500 mg उसको दे दो। ये 1 ग्राम तक भी आप ले जा सकते हो। TDS 3 टाइम अगेन दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये जो और ड्रग कम्बिनेशन ये दे दो। अगर पेशेंट है उसको पैथोजन है, ठीक है, मतलब पहले रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो सिंगल थेरेपी जो रहेगी ना तो लिफ्लॉक्स दे दो। लिवोफ्लॉक्सासिन है जिसमें 750 mg। अब ये ज़्यादा डोज है तो वंस डेली आप दे सकते हो, या मोक्सीफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हो, मोक्सिकेट के नाम से आती है। जीमोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हो 320 mg, लेकिन ये कम देनी है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन भी 400 mg, जीमोफ्लॉक्सासिन भी 350, लिवफ्लॉक्स आपने ज़्यादा देनी। अगर ये तो सिंगल थेरेपी, अगर उसको रेजिस्टेंस है पहले एंटीबायोटिक से, कम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हो। सिंगल अगर नहीं देना चाहे तो कोएमोक्सिक्लेफ, मतलब टेबलेट अमोक्सिसिलिन और क्लेविनाइक एसिड 1 ग्राम आप दे सकते हो ऑगमेंटिन, जिसमें कोएमोक्सिक्लेफ भी होता है। या सिफ्रोक्साइम भी दे सकते हो, सिफिलोस्पोरिन जो है जेनेसिफ के नाम से 250 mg, या कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन भी 100 mg, वेब्रामाइसिन 2 टाइम्स डेली इसके साथ दे सकते हो, या और इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन एजोमेक्स भी दे सकते हो। अच्छा, फिर बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो आपने करना ही करना है इसमें, मतलब आपने हाइड्रेशन पूरी रखनी पेशेंट की, उसको एंटीट्यूसिव पे डालना है, लाइक हाइड्रोलिनिन देनी है 2 टेबल स्पून, ताकि वो कफ वगैरह ना हो। फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल देना है, कैल्शियम विटामिन और एंटीहिस्टामिन, क्योंकि उसको राइनोरिया एलर्जी या कफ हो रहा है तो लोरेटिडिन 10 mg या सिटेरेजिन भी दे सकते हो, और राइजेक्स। अच्छा, फिर यह आ जाता है ट्रीटमेंट जो आप वार्ड में करते हो, मतलब अब कौन सा है वार्ड में जो आपने करना है, तो स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, मतलब उसके ABCD स्कोर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और मच मोर, ये सब आपने देखने थे, उसको स्टेबलाइज करना है। ठीक है, IV एक्सेस देने हैं। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन है 94 से तो 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन 1 to 6 लीटर ऑक्सीजन देना है। ठीक है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, CBC, यूरिया, क्रिएटिन,
CBC, क्रिएटिन और इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेने हैं, LFTs देख लेनी है, ठीक है, हाइड्रेशन देना है, ठीक है, और IV फ्लूइड्स लगा देने हैं, रिंगर लैक्टेट 0.9% नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि वार्ड की ट्रीटमेंट है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की, तो कम्बिनेशन थेरेपी है या मोनोथेरेपी भी है, 2 केसेस है इसमें, ठीक है। अब कम्बिनेशन थेरेपी हम दे सकते हैं जब पेशेंट नॉन सेवियर हो और ICU या सेवियर पेशेंट हो, तो उसमें आप इंजेक्शन दोगे एम्पेसिलिन और सल्बेक्टम का, एम्बेक के नाम से आती है, 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक दे सकते हो IV, और ये आपने हर 6 घंटों बाद दिन में 4 दफ़ा देना है इंजेक्शन। बेक्टोमैक्स दे सकते हो जिसमें एमोक्सिसिलिन सल्बेक्टम है, ये भी 3 ग्राम तक दे सकते हो, ये भी 4 दफ़ा और हर 6 घंटे बाद देना है। या इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन सेफ्राट्रायोक्सोन भी दे सकते हैं, और टाइटन के नाम से आती है, ये भी OD और एवरी 24 आवर बाद 1 दफ़ा देनी है, ठीक है। या इसके साथ वन ऑफ द फॉलोइंग एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, एजिटेमा के नाम से 500 mg, और ये भी एक ही दिन में दे, या क्लेरिसेट भी दे सकते हो 500 mg IV BD, ठीक है। मोनोथेरेपी अगर ये आप कम्बिनेशन थेरेपी ना देना चाहो और वार्ड में अगर सिर्फ एक ही ड्रग दे सकते हो तो लिवोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हो, लिवोफ्लॉक्स IV वो OD दे दो, लेकिन 750 mg दे सकते हो 150 ml में, ठीक है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को सीडोमोनास अर्जिनोसा के रिस्क फैक्टर है मतलब, तो इसमें ये जो ड्रग्स है ये दे सकते हो, ठीक है, ये लिखे आ रहे हैं आपको। अच्छा, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं नॉट रूटीनली हम नहीं देते, लेकिन अगर इंडिकेशन हो रही हो, देने की ज़रूरत आ रही हो, तो हम डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, डेकाड्रॉन का इंजेक्शन दे सकते हैं 4 mg 1 ml में, डोजेज ऑफ 4 to 6 mg, और ये भी BD और ये भी 5 to 7 डेज़ दे सकते हैं। और फीवर को तो लाजमी प्रवास इंजेक्शन आप लगा लो 1 ग्राम, और ये भी दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव मतलब क्योंकि स्टमक को कोई इशू ना हो तो मेप्रोजोल भी दे सकते हो, रेसिक 40 mg। अच्छा, तो और ये थ्रोम्बोफाइलेक्सिस हम तब करते हैं जब बहुत ही हाई रिस्क हो रहा हो, ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रोक का कोई वो हो रहा हो, रिस्क फैक्टर आ रहा हो, तो इंजेक्शन एनोक्सोपेरिन सोडियम हम दे सकते हैं 40 mg तक, ठीक है। और बस और वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो ये है ना, ये है बेसिकली जब पेशेंट को हो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, तो इन कंडीशन में ये हमने ड्रग्स देनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ एंटीबायोटिक थेरेपी बाकी वही सेम है, स्टेबलाइज़ करो पेशेंट को, हाइड्रेशन दो, लेकिन अगर पेशेंट है उसको रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, इसके ख़िलाफ़ बहुत सी आजकल मतलब स्टेफिलोकोकस ओरियस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो गई है मिथिसिलिन ड्रग की, तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम मोनोथेरेपी अगर दे सकते हैं तो कम्बिनेशन दे सकते हैं एक कार्बोपेनम्स की, लाइक एपिपेनम और सिलेस्टेटिन 500 mg सिलेपिन के नाम से आती है, ये 6 घंटे बाद और दिन में 4 दफ़ा दे सकते हो, या सिफिपाइम भी दे सकते हो 2 ग्राम IV 3 दफ़ा, ठीक है। और मेरोपेनम भी दे सकते हो, लिवफ्लॉक्स भी दे सकते हो, लेकिन एक ड्रग दे सकते हो जो सबसे अच्छी वो सिलेपिन है। अच्छा, अगर उसको रिस्क फैक्टर नहीं है अच्छा ये उसके लिए था जब उसको MRCA के रेजिस्टेंट नहीं है, अगर MRSA मतलब मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ उसको रेजिस्टेंस है, ठीक है, बैक्टीरिया के इस ड्रग के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है, तो आप इंजेक्शन लिनाजोलिड 600 mg 300 ml में IV दे सकते हो एवरी 12 आवर बाद, या वेंकोमाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हो 500 mg या 1 ग्राम IV कितने डोज़ में 15 मिलीग्राम पर kg, और दिन में 3 दफ़ा TDS या BD भी कर सकते हो। अच्छा, जो मेन पॉइंट है ना, इसका लोडिंग डोज रहेगा 25 से 30 मिलीग्राम पर kg के दरमियान, लेकिन 2 ग्राम से अपने ज़्यादा नहीं करनी। और इसके साथ साथ ये भी एक दे सकते हो प्लस, मतलब सिफिपाइम दे दो या पिपेरोसिलिन टेजोबैक्टम दे दो, ठीक है, टेंजो के नाम से, ठीक है। और अगेन इसका फिर वही स्टेरॉयड वाला ट्रीटमेंट है, अगर स्टेरॉयड की ज़रूरत हो दे दो, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव की ज़रूरत हो दे दो, फीवर का हो दे दो, तो वैसे ना दो। अच्छा, इफ़ पेशेंट को वेंटिलेटर पे नमूनिया हुआ है तो अगेन वही ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक है जो आप दे सकते हो, इसमें मतलब रिकमेंडम जो एंटी न्यूमोकोकल या एंटी सीडोमोनाल के ख़िलाफ़ हम दे सकते हैं, सीडोमोनाल के ख़िलाफ़, तो उसमें एजेक्टम मतलब एस्ट्रियोनेम 2 ग्राम हम दे सकते हैं IV BD में
या अगर उसको MRCA के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है तो अगेन इंजेक्शन वैंकोमाइसिन लेनोज़ोलेट दे सकते हो और बाकी वही सारा ट्रीटमेंट है। ये तीनों का तकरीबन यही है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में सेम है, बस जो ड्रग्स मैंने यहाँ पे बताई इसमें एक याद कर ले काफ़ी है। अच्छा, फिर ये होता है क्लेमेडिया नमूनिया, ठीक है। ये जो होता है मोस्टली सोर्स इसका होता है बर्ड से होता है, ठीक है। अगर किसी ने बर्ड्स पहले उसको नमूनिया हो गया तो यही होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो काज करता है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज़ है, मोड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक्स है, ठीक है। रिस्क फैक्टर कब हो सकता है, जब किसी ने बर्ड्स रखे हुए घर में, ठीक है, या पेट शॉप में है काम कर रहा है उसमें दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसका वो है इसका भी स्लो ऑनसेट होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। लेकिन जो मेनली नमूनिया, ये वाला नमूनिया, इससे जो ये दूसरा डिफरेंस करता है, दूसरा नमूनिया इससे किस तरह डिफरेंस है, इसमें हेडेक भी होता है, एथ्रेल्जिया भी होता है, और जो मेन चीज़ है जो आपने नहीं भूली जो दूसरे नमूनिया से डिफरेंट है, उसमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, हेपेटाइटिस की वजह से यहाँ पे लेब्स में सिर्फ LFT आपको इंक्रीज़ मिलेंगे जबकि दूसरे नमूनियाज में नहीं थे। बाकी इसमें वही चेस्ट एक्सरे पे ब्रोंको नमूनिया मिलेगा, ठीक है। और जो इसका टेस्ट है डायग्नोसिस पॉइंट के लिए, तो उसमें एंटी क्लेमेडियल एंटीबॉडी मिलेगी, लाइक मतलब 4-4 मतलब राइज होगा IgG और प्रेजेंस ऑफ IgM। ये आपके पास मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट से एंटी क्लेमिडियल एंटीबॉडी मिलेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं, मायोकार्डाइटिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अगेन यही है, एजोमिक्स दे दो 500 mg 5 डेज़ के लिए, पैरासीटामोल दो 3 टाइम, कफ सप्रेशन दो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करो। माइकोप्लाज्मा नमूनिया, अब ये नमूनिया किस तरह डिफरेंस है, इसका जो एजेंट है, मतलब ये उन मरीज़ों में होता है माइकोप्लाज्मा नमूनिया का इन्फेक्शन, ये तो वो नमूनिया इन कंडीशन में मतलब इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है जो कि बेसिकली क्लोज कांटेक्ट में रह रहे होते हैं, एक साथ रह रहे होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट में बहुत कॉमन है, ठीक है। मिलिट्री जो फ़ौज के ग्रुप्स होते हैं ना फौजियों में, उनमें बहुत, क्योंकि वो साथ ही रहते हैं, सारे प्रिजनर्स में ज़्यादा है, ठीक है, और एम्बुलेटरी सेटिंग में ज़्यादा है, ठीक है। एजेंट वही माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। इसका भी सिम्टम उसी तरह है, ठीक है। जो स्पेशल फ़ीचर है इसमें जो और नमूनियाज में नहीं मिलता इस तरह, उसमें हेपेटाइटिस था, तो इसमें जो है ना, इसमें ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हुआ होगा, मतलब ये कोल्ड एग्लूटिनेशन टाइप है, मतलब ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। और मार्कर ऑफ हीमोलिसिस में मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। बाकी तो वही, और एंटी माइकोप्लाज्मा IgG हमें पॉजिटिव मिलेगी जिस तरह उसमें उसका था, क्लेमिडियल एंटीबॉडी थी, ठीक है। और इसकी भी ट्रीटमेंट उसी तरह है। फिर आ जाता है ल्यूजिनिला नमूनिया, ये बहुत कॉमन है। ये जो लोगों ने एयर कंडीशनर लगाए होते हैं गर्मियों में, उसके थ्रू इसका सोर्स मतलब ट्रांसमिशन है इस नमूनिया की, या हॉट टब्स में या स्विमिंग पूल्स के थ्रू भी हो सकता है ल्यूजिनिला नमूनिया, ठीक है। ये एल्डर में बहुत कॉमन है, और समर सीज़न में क्या होता है, क्योंकि वो लोग मतलब स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं तो उसके थ्रू होता है। ट्रेवलर नमूनिया भी इसको कहते हैं, जो लोग क्रूज शिप, होटल रिसोर्ट्स में या स्मोकिंग करते हैं, या मतलब इम्यूनो सप्रेशन पे या अस्पतालों में पड़े हैं वेंटिलेटर में तो उन कंडीशन में ये लेजिनुलर नमूनिया बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लीजियोनरीज डिजीज़। इसमें पेशेंट होगा कन्फ्यूज्ड, और उसको एंसेफेलोपैथी होगी विद एटिपिकल नमूनिया, और पोंटाइक फीवर होगा जो कि सेल्फ लिमिटेड है। ये आप पेशेंट को याद रखता है कि कन्फ्यूज्ड होगा, एटिपिकल नमूनिया, एंसेफेलोपैथी में बंदा है या उसको है एयर कंडीशनर में सोता है, 1 महीने के बाद उसको नमूनिया के सिम्टम आ रहे हैं, कन्फ्यूज्ड एंसेफेलोपैथी, एटिपिकल नमूनिया, तो आप लियोजिनिला नमूनिया इसको कंसिडर कर सकते हो। ट्रीटमेंट अगेन इसका लियोफ्लॉक्स देखते हैं 750 mg OD में 7 से 14 दिन, या एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी दे सकते हो। फीवर के लिए अगेन वही कफ सप्रेशन भी अगेन सेम ही है, ठीक है। जो इसमें न्यू चीज़ है ना, इसमें सीजर्स आते हैं पेशेंट को और कन्फ्यूज, ये दो जो है मेन चीज़ें जो कि इसको दूसरे नमूनिया से मुख्तलिफ बनाती है। और लिवर में इसमें हेपेटाइटिस हो रहा था, और क्लेमिडिया में भी हेपेटाइटिस हो रहा था, लेकिन जो इसमें है, इसमें हेपेटाइटिस के साथ एंसेफेलोपैथी भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, और ये मेन इसका, और इसका जो मेन चीज़ है ना जो इसको डिफरेंट बनाती है, उसमें यूरिनोलाइसिस में हेमेटोयूरिया बढ़ेगा और प्रोटीन यूरिया हमें मिलता है, ठीक है। मतलब यूरिन में खून और प्रोटीन यूरिया हमें मिलेगा, ठीक है। और स्टेफिलोकोकस नमूनिया तो ये है। तो ये हमारे सारे नमूनियास कवर हो गए। अब आ जाता है एक पेशेंट है, उसको हो गया लंग एब्सेस,
ठीक है। एब्सेस आपको पता है कलेक्शन ऑफ पस होता है, एक्यूट होता है जब लेस देन 2 वीक हो, सब एक्यूट होता है जब 2 वीक से ज़्यादा हो, क्रोनिक हो सकता है ग्रेटर देन 1 मंथ। ठीक है, काजेज़ डिफरेंट है, बैक्टीरियाज होते हैं। ये पिक्चर में वीडियोज़ में आपको नज़र आ रही है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, काजेज़ खुद ही, ज़रूरी नहीं है इतनी। ठीक है, पेशेंट को जो सिम्टम्स होंगे वो फीवर होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, कफ होगा, ठीक है, और नाइट स्वेट्स होंगे, हेमोप्टिसिस होगा, ठीक है, जो कि स्पूटम में ग्राम स्टेन पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी पॉजिटिव, ब्लड कल्चर आल्सो पॉजिटिव, ये आपके पास मेनली आएगी। और कंसोलिडेशन मिलेगी, लो बार कंसोलिडेशन। ठीक है, और ये मेन चीज़ है। इसकी ट्रीटमेंट यही है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, पेन मैनेजमेंट को ट्रीट और ऑक्सीजनेशन देनी है। ठीक है, और अगर पेशेंट हो उसको MRSA का मतलब रेजिस्टेंस ना हो MRSA के ख़िलाफ़, ठीक है, मेथिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ना हो तो अगेन सिलापेन दे सकते हो, जिसमें पिछली में भी डिस्कस किया था। अगर उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो तो अगेन लेनाजोलिड और वेंकोमाइसिन आप इंजेक्शन दे सकते हो, वो उसी पुरानी तरह है। ठीक है, फिर आ जाता है पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कहता है आपको हर चीज़ का मतलब टीबी है, लंग का भी है, ठीक है, और बोन्स में भी हो सकता है, बहुत जगह पे हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, 2 to 6 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कहाँ पे कॉमन है, जिस तरह मतलब गरीब जगहों पे, मतलब एंडेमिक एरियाज़ में, ठीक है, ड्रग एब्यूज़र्स में, ठीक है, COPD लोगों पेशेंट में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, इनमें कॉमन है। क्लिनिकल फीचर अगेन नाइट स्वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें होते हैं लो ग्रेड फीवर होता है, मेलेज होता है, डिस्पनिया होता है, और क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होता है जो कि 3 वीक से भी ज़्यादा होता है। अच्छा, वेट लॉस क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्योंकि TNF का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जो TNF जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, तो वेट लॉस होता है, और लिम्फेडिनोपैथी होती है। अच्छा, जो चेस्ट एक्सरेस में आपको बस पता है, आपको गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। गोन कॉम्प्लेक्स तब हो जाए जब इन्फेक्शन मतलब जो लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर ले, मतलब तो उसको गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना। गोन फोकस होता है ना, वहाँ पे इस तरह मतलब एरिया पे फाइब्रोसिस वगैरह उस टाइप हो जाती है ना, कौन से मतलब हमें वाइट नज़र आती है। लेकिन अगर वो लिम्फ नोड को भी इनलार्ज कर ले, ठीक है, तो ग्रेनुलोमा होता है ना, बेसिकली ग्रेनुलोमा होता है ना, वो गोन फोकस है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेनुलोमा उस लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर ले तो गोन कॉम्प्लेक्स हम उससे कहते हैं। और ये हमारे पास नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अभी ये देखें, यहाँ पे कुछ आपको कंसोलिडेशन टाइप नज़र आए, लेकिन ये वो है अपर लोब में कंसोलिडेशन है। और राइट साइड पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिम्फेडिनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, और यहाँ पे वाइट से वो भी नज़र आते हैं, तो वो गोन फोकस होते हैं जो वाइट छोटे छोटे नज़र आते हैं। और अगर ये पूरा इसको इन्वॉल्व करे तो वो गोन कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, पैथोजेनेसिस को आप छोड़ ही दो, पैथो में हमने पढ़ी है। ठीक है, अच्छा, डायग्नोसिस टेस्ट आपको पता है, PBD जो होता है, प्रोटीन प्योरीफाइड ड्यूरेटिव होता है, ये हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में अगर वो साइट ऑफ लीजन पे, मतलब स्किन पे, तो अगर वो उसका साइज़ 5 मिलीमीटर से इक्वल हो या ज़्यादा हो, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, 15 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, तो ये पॉजिटिव है, ये फिर हाईली पॉजिटिव होता है। और ये इनकी कंडीशन ये किन कंडीशन में आता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक अप्रोच जो है हम टेस्ट करा सकते हैं TB के लिए, तो ट्यूबरकुलन स्किन टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सरेज भी करा सकते हैं। ठीक है, स्पूटम विथ कल्चर का ZN स्टेनिंग करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रीटमेंट गाइडलाइन ये है कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स जो होते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं रिफेम्पिन, राइप से याद रखो, RIP, रिफेम्पिन, आइसोनियाजिड, पैरासिटामाइड, एथम्पिटोल और स्ट्रेप्टोफायसिन। ठीक है, ये आपके पास डोजेस भी दिखे, 3 टाइम्स अ वीक आपने ये डोज देनी है, 15 मिलीग्राम, मैक्स आप 600 mg तक दे सकते हो, यहाँ पे भी 900 mg तक, और मैक्स 2 ग्राम तक जा सकते, 2.5 या 4 ग्राम तक जा सकते हो। ठीक है, और जो डेली डोज आपने देनी है पर kg, और उसको देखना भी है पेशेंट को कि क्या क्या, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, मतलब जो रिफेम्पिन है रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करता है, पेटोटॉक्सिक है, जो आइसोनाइजिड है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको विटामिन B6 भी देना होता है इस ड्रग के साथ, क्योंकि उसकी कमी आ जाती है
और जो ये है पैरासिटामाइड, ये बेसिकली गाउट कराता है, हाइपरयूरेसिमिया कराता है। ये जो होता है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस का होता है। और ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ऑटोटॉक्सिसिटी है। तो ये डोजेस देख लेना, लिखी हुई हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान में इसका ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट इसके किस तरह है, एक होती है इंटेंशन फेज़ में करना है, कंटिन्यूशन फेज। इंटेंसिव फेज में मतलब ये जो 4 ड्रग्स है राइप, इसका आपने देना है, ये ड्रग आपने देनी है 2 मंथ्स के लिए, 60 डोजेस मतलब बनती है टोटल। कंटिन्यूशन फेज़ में 2 ड्रग देनी है, वो एक देनी है आइसोनाइजिड रिफेम्पिन RI, वो ये 4 मंथ्स के लिए देखती है, 120 डोजेस देनी है, ठीक है। और 3 टाइम्स वीकली डोजिंग करनी है, ठीक है। एन अल्टरनेटिव इफ द पेशेंट इज़ नॉट, ठीक है, तो ये तो करनी है। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी मतलब पेशेंट को देखना है, ठीक है, जो ड्रग दे रहा है उसको देखना है, ठीक है। और इसके ये टेस्ट भी कराने हैं, LFTs वगैरह के, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा। जो ट्रीटमेंट है वो यही है। ड्रग आप, अच्छा ये ड्रग आपने देनी है रिफेम्पिन जो थी वन, अगर उसमें 150 mg तक होनी चाहिए, एसोनाइजर 75 mg तक होनी चाहिए, तम्बेटोल 275 mg और पैरासिटामाइड 400 mg। अच्छा जो पाकिस्तान में ब्रांड नेम आता है वो होता है मैरिन पी फोर्ट, ये ठीक है, इसमें ये चारों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 3 to 4 टेबलेट्स देनी है बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। टेबलेट पैराडॉक्साइन देना है, क्योंकि मैंने बता दिया इसका रीज़न पीछे, ताकि उसकी डिफिशियंसी ना आए। तो विटामिन 6 देना है, जो कि एमडॉक्सिन के नाम से आती है। और एपेटाइट स्टिमुलेंट देना, मतलब मल्टीविटामिन वगैरह देना, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी। तो रहता है ब्रोंकियल अस्थमा, ये क्या आपको पता है, अस्थमा जो होता है, ठीक है, ये एलर्जिक है, ठीक है, नॉन एलर्जिक है, इसके सिम्टम्स भी आपको पता है, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है, और किन किन कंडीशन से होता है। अच्छा इंस्पेक्शन पे क्या मिलेगा, फिज़िकल एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, परकशन पे रेजोनेंट नोट मिलेगी, एस्कल्टेशन पे अच्छा एस्कल्टेशन पे आपके पास वीज सुनाई देगी, इंस्पेक्शन पे जो होता है चेस्ट मूवमेंट रिड्यूस हुई होगी, ठीक है। और जो डायग्नोस्टिक वर्कशॉप है इसका वो यही है कि FE1 और FEC रेशो, FE1 to FEC रेशो लेस देन होगी 80%, ठीक है, लेस हुई होगी, कम हुई होगी। IgE टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ईसिनोफिल इंक्रीज हुई होगी। और ABGs में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलेगा, मतलब डिक्रीज हुआ होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो इसके बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं अस्थमा को ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी, ठीक है। अच्छा साइंस में नहीं पता है, लेकिन सिम्टम्स आपको वैसे भी पता है, ठीक है। ये साइन और सिम्टम में वीज मिलती है, विस्लिंग साउंड मतलब बस मिलेगा, डिस्पनिया मिलेगा, कफ होगा, स्पूटम होगा, ठीक है। नाइट टाइम एलर्जीज होगी, नाइट टाइम बंदा वेक करेगा क्योंकि उसको डिस्पनिया होगा। अच्छा मैं अस्थमा को क्लासीफाई कर देते हैं, हमारे पास होता है इंटरमिटेंट, ये ग्रेडिंग करते हैं अस्थमा की, इंटरमिटेंट है, माइल्ड अस्थमा है, मॉडरेट है, सेवेयर है। इंटरमिटेंट में होगा जब अगर उसको सिम्टम आ रहे हैं लेस देन 2 डेज़, एक हफ्ते में उसको 2 दफ़ा सिम्टम आ रहा है, ठीक है। या आपने वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट मतलब जो हमारे पास आता है सेल्बेटामोल इन्हेलर होता है वेंटुलिन, वो आपके पास 2 मतलब एक हफ्ते में 2 दिन यूज़ करता है, और वो रात को 2 मतलब मंथ में 2 दफ़ा जागता है इन सिम्टम की डिस्पनिया की वजह से ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से, मंथ में 1 दफ़ा। तो ये इंटरमिटेंट अस्थमा होगा। इसमें FEC रेशो जो होती है वो ग्रेटर देन 80 होती है, मतलब नॉर्मल होती है। जो माइल्ड होता है उसमें आ जाता है 3 to 6 अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं ना, मतलब एक हफ़्ते में 3 से 6 दफ़ा उसको सिम्टम आ रहे हैं, और वो अपना इन्हेलर जो होता है वो 3 दिन मतलब 3 दिन यूज़ कर रहा है पूरे हफ्ते में। और नाइट टाइम अवेकनिंग अगर उसकी 3 to 4 मंथ्स, ये बस देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडरेट होगा जब डेली हो रहा है, ठीक है। और नाइट टाइम अवेकनिंग जो उसकी अस्थमा की हो रही है वो 2 to 6 दफ़ा हो रही है, एक वीक में 2 से 6 दफ़ा हो रही है। और अगर वो अपना इन्हेलर 7 हफ्ते में पूरे वीक यूज़ कर रहा है। सेवेयर होगा जब मतलब पूरे दिन ही उसके सिम्टम हो, ठीक है। और नाइट टाइम अवेकनिंग हफ्ते में पूरे दिन उसको हो रही हो, और वो बहुत मतलब दिन में बहुत टाइम इन्हेलर अपना यूज़ कर रहा होगा। अच्छा माइल्ड में FE1 और FEC रेशो ग्रेटर देन 80 होगी। अगर पेशेंट हो मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा हो तो उसमें FEV1 और FEC रेशो की कम हुआ होगा, कितना परसेंट, 60 to 79%, ठीक है। और ये रिड्यूस हो सकता है 5% तक भी। जब सेवेयर अस्थमा हो तो FEV1 और FEC रेशो 5% से भी कम हुई होती है इस कंडीशन। तो जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसको हमने जो ग्रेडिंग ऑफ अस्थमा जो की है इसके बेस पे ही अपनी ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, इंटरमिटेंट अस्थमा हो अगर पेशेंट को तो आपने उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है, जो कि सेल्बेटामोल इन्हेलर है, वेंटुलिन आपने उसको देनी है
2 पफ देने हैं, मतलब हर पूरे दिन में हर 4 से 6 घंटे बाद 2 पफ आपने देने हैं उसको, इंटरमिटेंट अस्थमा हो। माइल्ड अगर अस्थमा हो तो आपके पास लो डोज इंट्राकोर्टिकल स्टेरॉयड आप दे सकते हो, जिसमें बेक्लोमिथासोन है, जिसमें क्लेनिल या बेक्सन इन्हेलर के नाम से आती है, 250 mcg की टेबलेट होती है, ठीक है। इसमें भी 2 पफ ट्वाइस डेली आपने देना होता है। और इसके अलावा सेल्बुटामोल दे सकते हो जो कि वेंटोलिन है और शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ये भी अगेन सेम ही है, 2 पफ्स एवरी डे। या अगर रेस्क्यू थेरेपी करनी है तो स्टेरॉयड और सेबा दोनों मिला के ये 2 ड्रग्स मिला के, क्लिनिल एक ब्रांड नेम है, इसमें ये 2 ड्रग होती है, ये भी दे सकते हो, ठीक है। या लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट मतलब टेबलेट मोन्टेलुकास दे सकते हो, माइटिका के नाम से आती है, 10 mg। अगर पेशेंट को है मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा जो कि हमने ग्रेड किया था, तो लो डोज अगेन स्टेरॉयड, अच्छा फॉर्मेट्रोल दोनों है, और सेलमेट्रोल या फ्लूटोकोसोन, ये दोनों ड्रग्स की कम्बिनेशन आपने देना है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 पफ्स ये भी देनी है, और इसके अलावा लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट मोन्टेलुकास्ट माइटिका के नाम से आती है, 10 mg, वो दे सकते हो। अगर मॉडरेट टू सेवेयर है एस्थमा तो इसमें अगेन इन्हेलर आपने देना है, स्टेरॉइड्स का जो कि है बुडिसोनाइड 200 mcg में, और फॉर्मेट्रोल 600 mcg, ये डेली, और ये भी 2 पफ्स एवरी डे दे सकते हो, ठीक है। अगर पेशेंट को, और बाकी ये ड्रग्स देनी, अगर पेशेंट को सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है तो इसमें आप शॉर्ट एक्टिंग आप नहीं दोगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट नहीं देंगे, हमने पहले देना है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसमें आ जाता है सेलमेट्रोल 25 mcg। अगर ये नहीं दे सकते तो लॉन्ग एक्टिंग आपके पास मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट आप दे सकते हो, जिसमें आ सकता है टेट्रोपियम ब्रोमाइड के नाम से आ सकती है, ठीक है। स्टेरॉइड भी दे सकते हो, बिडुसोनाइड के नाम से आती है, 400 mcg, और इसके साथ कम्बिनेशन में फॉर्मेट्रोल भी दे दो पेशेंट को। सेवेयर है तो अगेन यही कम्बिनेशन है, यही ट्रीटमेंट है जो उसके लिए था। अच्छा, अब आ जाता है COPD अगेन इनिशियल, जैसे COPD इनिशियल स्टेज में अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, टिकेपनी होगा, इसके जो सिम्टम्स है इसमें जो कंजेस्टेड नेक वेन्स आपको मिलते हैं, बैरल चेस्ट होती है जो कि मोस्टली एम्फेसीमा मिलती है, और इसमें ब्रेथ साउंड डिक्रीज़ हुआ होंगे, अस्कल्टेशन में लाजमी सी बात है, हेपेटोमेगली भी होगी, पेशेंट कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में ज़्यादा हाइपर केपनी हो गया, नेल में क्लबिंग हुई होगी, लाइक कौन सी कंडीशन में, ब्रोंकिएक्टेसिस में, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग कैंसर में, इन कंडीशन में हमारे पास मिलती है। अच्छा, जो साइन है वो हमारे पास मिलती है इनिशियल स्टेजेस पे सिर्फ जब काम करने से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, लेकिन एडवांस स्टेजेस में काम बंदा ना भी करे, सिर्फ रेस्ट में उस टाइम भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। पर स्लिप ब्रीथिंग ये जो होती है ये एम्फेसीमा के मरीज़ों में मिलती है। इसमें पेशेंट ये होता है कि नाक से बेसिकली इंस्पायर करता है, ठीक है, और नोज से मतलब सांस लेता है, और ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू लिप्स, मतलब एक्सेल करता है लिप्स की तरह स्लोली, ठीक है। और ये बेसिकली मेन चीज़ है, और COPD में भी वीज सुनाई देती है। फिर 2 ये बताए हैं कि आपके COPD है ना, इसमें एम्फेसीमा आता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, ये 2 होते हैं। जो एम्फेसीमा होता है इनका जो कलर होता है वो पिंक पफर होता है, और ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज़ होते हैं ये ब्लू, इनका कलर सारा ब्लू भी होगा। इसमें भी प्रोडक्टिव कफ होगी, लेकिन इसमें पिंक है तो इसमें साइनोसिस नहीं होती पेशेंट की, पर्सली ब्रीथिंग होती है, माइल्ड कफ होती है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग आपको पास मिलेगा, और हार्ट जो का वो ट्यूब के फॉर्म में या स्मॉल हार्ट मिलेगा चेस्ट एक्सरे पे। अच्छा, ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। अच्छा, इसमें जो होता है पेशेंट को, इसमें अंडर वेट होगा, इसमें ओवर वेट है, पेरिफेरल एडिमा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम भी आते हैं। जो भी COPD होगा उसके साथ राइट हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा वगैरह, हेपेटोमेगली ये हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। HB इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है, और ये टाइप 2 में आता है। अच्छा, जो टेस्ट करा सकते हैं अगेन FEV FEC रेशो कराओ, ठीक है। एम्फाइसीमा में ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज़ हुआ होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं होता, नॉर्मल रहता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि आपको पता है स्मोकिंग से हो सकता है, एम्फाइसीमा भी स्मोकिंग से होता है, लेकिन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जब स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा यही मेन टेस्ट है FEV FEC रेशो जो आपको टेस्ट करा जाए। मैनेजमेंट क्या है? अच्छा, इसकी मैनेजमेंट भी अगेन आप उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड
वही ब्रोंकोडायलेटर दे दो या शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे दो, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे दो, शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट दे दो, लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट। जिस तरह हमने अस्थमा में 4 ड्रग्स दिए थे ना ग्रेड के हिसाब से, अगर उसको इतना ज़्यादा COPD नहीं है तो अगेन सल्बुटामोल दे दो, वेंटोलिन इनहेलर दे दो 2 पफ्स। अगर उसको मतलब ज़्यादा ग्रेड मतलब सीवियर है तो लॉन्ग एक्टिंग दे सकते हैं, ये नहीं देनी, फिर सेलमेट्रोल देनी है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो हम ये नहीं दे सकते, इसकी जगह पर आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे दो, शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन अगर पेशेंट को सीवियर है COPD तो लॉन्ग एक्टिंग देना है, ठीक है। और स्टेरॉइड भी दे सकते हो जो कि उसी तरह थी, बेक्लेमेथासोन विडिसोनासाइड, ठीक है। उसमें हमने मोन्टेलिकास देता था, ठीक है। इसमें PD4I इनहिबिटर देते हैं जो कि आ जाती है रोफिमिलास्ट 500 mg के नाम से आती है रोमिलास्ट। ये 250 mcg में देनी है 4 हफ्तों तक, ये दे सकती है, ठीक है, ये दे सकते हैं आप। अच्छा, ट्रीटमेंट गाइडलाइन अगेन यही है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे दो अगर माइल्ड है, अगर सीवियर है तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे दो, जो यही है सारे लिखे हैं ना। अगर मतलब उसको मतलब ये तब जब उसका मतलब सिम्टम मतलब वो अस्पताल नहीं जा रहा COPD की वजह से, या उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इतना सीवियर नहीं है, और एक दफ़ा सिर्फ अस्पताल गया है तो तब ये ट्रीटमेंट। अगर 2 से ज़्यादा मरतबा वो साल में अस्पताल गया है तो उसमें फिर ये देना होता है कि स्टेरॉइड के साथ हमने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी देना होता है, या बीटा एगोनिस्ट नहीं देना तो लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे दो, और PDR5 मतलब जो ये है रोफ्लुमिलास्ट तो ये भी इनमें ऐड कर दो। तो ये इसका ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ COPD अगेन यही है, माइल्ड है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट सेल्बुटामाइन इनहेलर 4 to 6 आवर में देना है, 2 पफ्स वेंटोलिन के नाम से आती है। मॉडरेट है तो मतलब मॉडरेट COPD है तो अगेन लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे दो, ठीक है। टियोट्रोपियम ब्रोमाइड दे दो 18 mcg, टायोगेट के नाम से आती है, 1 कैप्सूल देनी है, ठीक है, या इनहेल करना है वंस डेली, ठीक है। या सेल्बुटामोल इनहेलर दे दो, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है। इफ़ नॉट कंट्रोल तो स्टेरॉइड दे दो, बेक्लोमेथासोन 250 mg क्लिनिल के नाम से आती है, बेक्सनफोर्ड के नाम से आती है। सीवियर अगर है तो अगेन स्टेरॉइड देनी है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देना है, ये नाम लिखें इसके, ठीक है। 2 पफ्स देना है ट्वाइस डेली, ठीक है। मैक्स डोज 4 डोज तक जा सकते हो आप, ठीक है। और टेबलेट रोफ्लुमिलास्ट भी दे सकते हो। एंटीबायोटिक इसमें प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन अगर हो रहा है इन्फेक्शन तो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये अब बहुत अच्छा है, अगर पेशेंट को सीवियर कफ और हिस्ट्री ऑफ एस्थमा है, ठीक है, तो इसमें क्या आपकी प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देना है, ठीक है, जो कि है शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट रहता है, एट्रोवेंट के नाम से आती है, डाइल्यूट करना है नॉर्मल सलाइन में, ठीक है, 2 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में, और 6 से 8 घंटे बाद, और दिन में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा दे सकते हो। स्टेरॉइड की कम्बिनेशन बेटामेथासोन और सल्बुटामोल दे सकते हो, ठीक है। टेबलेट सिट्राजिन भी दे सकते हो रेजिक्स के नाम से, और एंटीबायोटिक दे सकते हो कफ सप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया आज की पल्मोनोलॉजी सेक्शन। मेनली ट्रीटमेंट ऑफ COPD आपको आना चाहिए, और इसके अलावा TB का थोड़ा बहुत, ठीक है, और एस्थमा में भी यही शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और मोन्टेलिकास, ये 3 ड्रग्स है, ग्रेड के हिसाब से आप दे सकते हो, और इसमें भी, और वही 2 पफ से हर जगह पे, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से आपने देनी है। थैंक यू।